Hello everyone, welcome to Smart Study channel. So today we are a new series based on Indian polity. ठीक है, हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे इस सीरीज़ में एंड हमारे जो प्राइम सोर्सेज होंगे वो होंगे लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी और बाकी हम जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवेज, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, राइट। तो बाकी आज का जो लेक्चर है हमारा एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें हम जो ब्रिटिशर्स के अंडर जो हैं डिफरेंट एक्ट्स पास हुए थे, ठीक है, वो देखेंगे क्योंकि वहाँ से ही हमारा जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो हम वो एक्ट्स को देखेंगे डिटेल में। तो इसलिए ये लेक्चर जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। देखिए क्या है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, आपको पता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको जो बनने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स का टाइम लगता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कितना टाइम लगा। तो कई बार स्टेट सिविल सर्विसेज में, ठीक है, एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो 2 ईयर्स 11 मंथ्स 18 सॉरी हाँ 11 मंथ्स 18 डेज़ का उसको टाइम लगा। तो देखिए अब जब इतना ज़्यादा टाइम लगा तो हमने जो है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत हुई, राइट, और हमने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन देखे, ठीक है, उनको एनालाइज किया गया कि कौन से गुड फीचर्स हैं उनके, कौन से अच्छे फीचर्स हैं, और उनको इंडियन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इंडियन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड किया गया, फिर नए फीचर्स ऐड ऑन किए, राइट। तो ऐसे करके जो हमारी जर्नी रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो बहुत बड़ी रही है एंड उसमें डिफरेंट फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। अब जैसे हम देखेंगे कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फीचर्स जो हैं आपको ब्रिटिशर्स के मिलेंगे यूके से, है ना, कुछ आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलेंगे, कुछ आपको फ्रेंच से मिलेगा, जर्मनी से मिलेगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है कॉन्स्टिट्यूशन एनालाइज हुए हैं और तभी इसी कारण इतना जैसे लंबा पीरियड रहा है इसको बनाने में, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सक्सेसफुल हुआ है, राइट। तो अभी क्या होता है कि इसमें जो हमारी ये जर्नी रही है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, तो इसमें ब्रिटिशर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आपको पता है कि अराउंड, अगर हम बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं 1757 में जो हुई थी, ठीक है, वहाँ से अगर अभी तक हमारी इंडिपेंडेंस तक देखें तो अराउंड 200 ईयर्स जो है ब्रिटिशर्स हम पे राज करते हैं। ठीक है, तो इनके अंडर बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, तो हमारे लीडर्स ने वो देखी थी, उनको पता था क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं। 1935 का एक्ट कितना क्रूशियल है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है, राइट। तो ऐसे करके ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स गवर्नमेंट के अंडर पास हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी में। तो आज हमें इन्हें ही डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बैकग्राउंड की अगर बात करें हम एक बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, तो ये 1600 में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, राइट। इसको फिर मोनोपली राइट्स दिए जाते हैं ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कि ठीक है आप ईस्ट में जाइए, इंडियन ओशन वगैरह के रीजन्स हैं और हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर लीजिए, आपको मोनोपली है, ठीक है, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स हैं। उसके बाद फिर ये इंडिया में आते हैं, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, बेसिकली ट्रेड करने के लिए आते हैं। ठीक है, उस टाइम इनका ये नहीं होता कि हमें राज करना है, ट्रेडिंग के लिए आते हैं और 1608 में इंडिया में पहुंचते हैं सूरत पर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ये फैक्ट्रीज थोड़ी बहुत बनाने लगते हैं, मसूलीपट्टनम पे इनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनती है। फिर उसके बाद जहांगीर के पास इनका एक जो है डिप्लोमेट आता है थॉमस रो करके, वो इनसे ट्रेडिंग राइट्स ले लेता है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेडिंग का जो कंट्रोल है वो इंक्रीज़ कर रही होती है इंडिया में। ओके,
तो धीरे धीरे ऐसे करके इनका कंट्रोल थोड़ा बढ़ रहा होता है इंडिया में, अलग अलग पोजेशंस ये करती हैं। तो उसके बाद 1757 का टाइम पीरियड आ जाता है, ठीक है। 1757 में अगर आप देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल हुई है, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुई है 23 जून 1757 को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, दूसरी साइड कौन होगा, नवाब ऑफ बंगाल होगा, सिराजुद्दौला, राइट। तो क्या होता है, दोनों में जो है लड़ाई होती है, ठीक है। और इसमें जो है नवाब होता है बंगाल का, वो हार जाते हैं, ठीक है। वो फिर हार जाते हैं और जिस वजह से ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो पावर में आने लगते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आने लगती है, क्योंकि इस टाइम सब कुछ ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है, राइट। बट आपको याद रखना है कि वो अभी सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हुआ बैटल ऑफ प्लासी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बैटल होती है बैटल ऑफ बक्सर। ये आपको बैटल्स याद रखनी है, ये आपकी हिस्ट्री में भी काम आएंगी, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो होती है 1764 में होती है। कौन कौन इंडिया की साइड में कौन होते हैं, शाह आलम टू मुगल किंग होते हैं, प्लस जो बंगाल के नवाब होते हैं मीर कासिम, ठीक है। दूसरी साइड पे कौन होता है, ब्रिटिशर फोर्सेस होती हैं। तो इनके बीच में लड़ाई होती है और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं शाह आलम टू से, क्योंकि वो हार जाते हैं और उनको 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करनी पड़ती है, जिससे दीवानी राइट्स मतलब क्या था, रेवेन्यू राइट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स को मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। आप देख रहे हैं, एक तो ट्रेड से उसको इतना फ़ायदा हो रहा है, ऊपर से उसको अब रेवेन्यू राइट्स भी मिल गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने देखा अभी 1765 में ऐसा हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल होगी, राइट। तो उसके बाद अब क्या होता है, अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है, दैट इज़ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। कंपनी रूल के अंडर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इम्पॉर्टेंट एक्ट्स देखते हैं, तो ये 4 एक्ट्स मेजर हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833 एंड देन चार्टर एक्ट 1853। अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें रेगुलेटिंग से ही आपको नाम पता लग रहा होगा, ठीक है। इसमें जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं उसको अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करने लग जाती है, सुपरवाइज करने लग जाती है। अभी देखिए ऐसा क्या हुआ, ठीक है, जो ऐसा एक्ट लाया गया कि हाँ अब हम पहली बार ऐसा हुआ कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है हम इनको सुपरवाइज करेंगे, इनको रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, अभी आप देखिए, अभी हमने बात की कि हाँ दीवानी राइट्स मिल गए थे 1765 में। उसके बाद तो जैसे बोलते हैं कि सारे हाथ घी में, राइट, कि मतलब उनको हर तरफ से मुनाफा हो रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर भी क्या होता है, वो 1768 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से उधर, ठीक है, लोन मांग लेती है। वो भी कितना, 1 मिलियन पाउंड, इतनी बड़ी अमाउंट का वो लोन मांगती है। अब उनको हो जाती है प्रॉब्लम वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उधर लंदन में, कि यार ये मतलब क्या ऐसा हो रहा है, इनको इतना प्रॉफिट हो रहा है फिर भी ये हमसे लोन मांग रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम तो बैंकरप्ट हो गए, ठीक है, तो हमारे पास तो कुछ रहा नहीं, ठीक है। तो उनको ये चीज़ जो है उनको एक तरह का शौक लगता है, इसलिए वो फिर सोचते हैं कि हमें कंपनी के अफेयर्स को जो है रेगुलेट करना होगा। तो बेसिकली अगर हम बैंकरप्सी की बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो डिफरेंट फैक्टर्स उसमें भी वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे पार्ट रहते हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो 1769 में बंगाल में फेमिन आ जाता है, ओके। तो बंगाल में फेमिन आ जाता है
उससे बहुत गंदे वाला फेमीन आता है, बहुत लोग मरते हैं, तो उससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सूखा जब पड़ गया, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है स्पेसिफिकली, उनका मुनाफा कम हो जाता है वहाँ से। दूसरी और मतलब एक और क्या चीज़ हो रही थी, करप्शन। करप्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एक तरफ तो क्या होता है, यहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़, ठीक है, बहुत सारा यहाँ से इंडिया से जो है धन दौलत, मतलब है ना, बहुत ज़्यादा ऐसे अमाउंट ऑफ मनी वो ब्रिटेन में लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी साइड कंपनी कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या था, एम्प्लॉयज़ अंदर ही अंदर खुद पैसा खा रहे थे, ठीक है, तो इसलिए कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा था, एम्प्लॉयज़ खुद ही करप्शन कर रहे थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स रहे हैं। इसके बिना जो है इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी होते हैं, इनका मेजर जो टी का ट्रेड होता है, राइट, चाय का ट्रेड होता है, वो किससे होता है, अमेरिका से। ये अमेरिका में सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बट इस टाइम पे क्या होता है, अमेरिका में डच वगैरह का ज़्यादा स्मगलिंग वगैरह टी की ज़्यादा होने लग जाती है, तो वहाँ पे भी जो है इनका ट्रेड कम हो जाता है। तो ऐसे करके ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिससे इनका जो है अभी प्रॉफिट्स कम होने लग गए थे, ठीक है। तो प्रॉफिट कम होने लग गए, ये लोन मांगती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है तुम्हें तो अच्छा खासा लोन पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, इसलिए अब वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें 1773 के एक्ट को, राइट, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट होती है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होती है, फाउंडेशन रखा जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखेंगे तो मतलब उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अभी अगर हम मेन डेवलपमेंट्स देखें 1773 के एक्ट में, राइट, तो सबसे पहले तो देखिए मोनोपली अभी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, राइट, ठीक है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इसके मतलब मेन कौन कंट्रोल होता करता, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कभी आज की भी देखिए कंपनी होती है, राइट, कंपनी का सीईओ हो गया, फिर उसके डायरेक्टर्स होते हैं, है ना, ऐसे उस टाइम पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिसके 24 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद इनकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 1773 में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। पहले क्या था, देखिए क्या होता है, जब भी ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ रही होती है ईस्ट इंडिया की, तो उधर से ब्रिटेन वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ना प्रेसिडेंसीज बना सकते हो इंडिया में। तो बेसिकली 3 जो है मेजर प्रेसिडेंसीज बनती हैं, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज बनती हैं। उसके बाद जो सबके अपने अपने गवर्नर्स होते हैं इन प्रेसिडेंसी के, तो ऐसे ही बंगाल का गवर्नर भी था, ठीक है। बट 1773 के बाद क्या होता है, बंगाल का जो गवर्नर होता है वो अब क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब गवर्नर जनरल बनता है, 1773 के एक्ट में। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बनते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो अभी क्या हो गया, देखिए अब सेंट्रलाइजेशन होने लगी, कैसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, इसको थोड़ा सा और ऊपर उठा दिया गवर्नर की पोस्ट से। तो बाकी के जो गवर्नर थे बॉम्बे के, मद्रास के, अब इनको बोल दिया कि भाई तुम इनको रिपोर्ट करोगे, ठीक है, थोड़ा सबॉर्डिनेट कर दिया था। तो ऐसे करके सेंट्रलाइजेशन की स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, तो साथ में इसके एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसे दी गई, ठीक है। उसमें 4 बंदे थे कि ये तुम्हें असिस्ट करेंगे अफेयर्स में, ठीक है। तो इनके पास ये सारे राइट्स हैं इस टाइम, ट्रेडिंग राइट्स हो गए, कमर्शियल, ठीक है, मिलिट्री, पॉलिटिकल, सारे राइट्स जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, ठीक है। अब अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेचर की करें, लॉ मेकिंग कैसे होती थी सेंट्रल लेवल पे, तो ये जो गवर्नर जनरल हो गया और इनकी एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल हो गई, तो ये जो है लॉज पास करते थे, लॉज बनाते थे, ठीक है। तो इनमें वोटिंग होती थी, कोई भी लॉ पास करने से पहले वोटिंग होती थी, ठीक है। गवर्नर जनरल हो गया और 4 लोग हो गए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस टाइम पे गवर्नर जनरल की पावर लिमिटेड थी,
कैसे थी? अब सपोज देखिए, अगर 4 मेंबर हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ से एक बंदा चलो गवर्नर जनरल के साथ हो गया कि हाँ हम ये लॉ पास कर देते हैं, राइट, ठीक है, बट अभी भी वहाँ पे 3 बंदे जो हैं वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो लॉ नहीं पास होता था, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नर जनरल की पावर यहाँ पे लिमिटेड थी, ठीक है। अब प्रोविंसेस में अगर बात करें, जैसे अभी हमने देखा मद्रास और बॉम्बे की, ठीक है, वहाँ पे भी ऐसा था कि वहाँ पे भी गवर्नर जो थे गवर्नर थे वहाँ पे, ठीक है, वो लोकल इश्यूज पे जो है काम करते थे, लॉज बनाते थे, राइट। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ से मिल रहा है? ट्रेड से भी मिल रहा है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये टेरिटोरियल पोजेशंस थे, उन्होंने टेरिटोरियल्स अपने अंडर ली थी, वहाँ से उनको जो है रेवेन्यू आ रहा होता है, राइट। तो ऐसे करके ये हमारा 1773 का एक्ट रहा। इसमें एक और मेन डेवलपमेंट हुई है, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया 1774 में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ठीक है, यूपीएससी में भी आया है ये क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में। कौन से एक्ट के अंडर बना? 1773 के एक्ट में, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस इनकी थी एलिजा इम्पे, और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस थे, फिर 3 और भी इसमें जजेस थे, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न 1773 के एक्ट की क्या रही? अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बोल दिया था कि तुम कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, और तुम ये गिफ्ट्स वगैरह रिश्वत वगैरह ये नहीं लोगे, क्योंकि हमने देखा करप्शन एक मेजर इशू था ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंकरप्सी में, ठीक है। तो इसलिए उनको बोला गया कि अब तुम ये कुछ भी प्राइवेटली ट्रेड करना या ब्राइबरी वगैरह लेना, गिफ्ट लेना, ये नहीं करोगे, ठीक है। ये हुआ। और अब ये बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उनको रिपोर्ट करना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, कोई भी जो मिलिट्री अफेयर्स हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, सिविल अफेयर्स हैं, तो इनसे रिलेटेड जो है उनको रिपोर्ट करना होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हमारा 1773 का आज हमने एक्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके बाद हम एक 1781 का एक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए पहले हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 देख लेते हैं। तो इसमें क्या था बेसिकली, अभी देखिए 1773 का एक्ट आया, राइट, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, उसको थोड़ा ठीक करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट आता है, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें क्या होता है, सेटलमेंट किसके बीच में करनी? जो अभी सुप्रीम कोर्ट बना था, राइट, 1773 का, और इधर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, दोनों एक आपस में इंटरफेयर करने लगे थे, ठीक है। तो इधर इस एक्ट में क्या किया गया, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि आप जो भी रेवेन्यू के रिगार्डिंग लॉज पास हो रहे हैं, रेवेन्यू अफेयर्स के रिगार्डिंग गवर्नर जनरल कोई भी लॉज पास कर रहा है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल की पावर थी उसको इंक्रीज़ किया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था। इसमें टचेट कमेटी बनी थी, ठीक है, ये आपको कमेटी का नाम भी पता होना चाहिए, टचेट कमेटी बनी थी, ठीक है। तो इससे ये एक ड्रॉबैक दूर करते हैं। बाकी और भी कुछ कुछ 1773 के एक्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको वो 1784 का पिट्स एक्ट आता है, ठीक है। किसके नाम पे है ये? विलियम पिट्स, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस टाइम, ठीक है। तो उनके नाम पे आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 एक्ट के कुछ जो इश्यूज होते हैं उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। मैं इनके रिलेटेड अभी जैसे हमने जो 1773 का एक्ट हो गया, राइट, ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये एक्ट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, पहले हम कंपनी एक्ट्स कर रहे हैं अभी, तो ये जब हमारे चारों एक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स बेस्ड ऑन दीज एक्ट्स हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पिट्स इंडिया एक्ट वहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में मैक्सिमम, क्योंकि देखिए पेंडेमिक का टाइम है, तो इस टाइम पे हमें जो है एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए इसको एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और आपको कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके बिना हमारी जो है और भी सीरीज़ चल रही है, वो एक तो हमारी इग्नू MA हिस्ट्री MHI 1 जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, एंशियंट एंड मिडीवल वर्ल्ड सोसाइटीज़। ठीक है, उस पर हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जो है सिलेबस कवर कर रहे हैं। आप अगर मतलब उसमें इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड इसके बिना अभी हमारी एक सीरीज़ कंप्लीट हुई है जिसमें हमने वुमेन फ्रीडम फाइटर्स की बात की है, डिफरेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का रोल देखा इंडियन इंडिपेंडेंस में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, राइट। तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके बिना आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें और भी एडिशनल कंटेंट स्टडी मटेरियल डलता रहता है, साथ में क्यूजेस वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम पिट्स इंडिया एक्ट को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन पढ़िए अच्छे से, खुश रहिए, ठीक है, एंड बी सेफ। बाय बाय।